बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम मेजरमेंट्स के जो कोर्स ऑफ कंटेंट है उनको डिस्कस करेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटीज, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, प्रीफिक्सेस एंड सिंबल टू इंडिकेट डेसिमल, सब मल्टीपल और मल्टीपल ऑफ बोथ बेस एंड ड्राइव यूनिट। तो सबसे पहले हैं फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज को समझने के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि हम एंटी टेस्ट के रेलेवेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करना है, तो एक एमसीक्यू हम लेते हैं। फर्स्ट है फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज व्हिच कैन बी। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? तो ऑब्जर्व, यानी इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। सेकंड, मेजर्ड, तो इनको हम मेजर्ड भी कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ विच लॉज एक्सप्रेस्ड, तो इसके फॉर्म में हम क्या करते हैं, लॉज को एक्सप्रेस करते हैं। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। तो ये ऑप्शन हमारे पास सही होगा, डी। अब यहां से हमारे पास डेफिनेशन भी हो गई है कि फिजिकल क्वांटिटीज वो हैं जिनको हम ऑब्जर्व करते हैं, मेजर करते हैं और जिनकी फॉर्म में हम क्या करते हैं, लॉज को एक्सप्रेस करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जो फिजिकल क्वांटिटीज है, इसको हम डिवाइड करते हैं टू कैटेगरीज में। यहां से भी एमसीक्यूज आ सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज आर डिवाइडेड इनटू, तो फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या करते हैं, टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। यानी ऑप्शन हो सकते हैं 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, 2 में कर सकते हैं, 7 में कर सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारे पास, 2 कैटेगरीज। उसके बाद ये 2 कैटेगरीज हैं कौन कौन सी, तो ये भी आ सकते हैं द कैटेगरीज ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर, तो वो हमारे पास क्या होंगी, एक बेस है और सेकंड कौन सी है, ड्राइव। अब बेस क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती हैं, हमारे पास ये ऐसी क्वांटिटीज है जिसको हम दूसरी क्वांटिटीज की एक्सप्लेन नहीं कर सकते या डिस्क्राइब नहीं कर सकते। जैसे लेंथ है, मैस है, टाइम है, तो ये हमारे पास बेस या फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। उसके बाद ड्राइव क्वांटिटीज कौन सी हैं, ये ऐसी क्वांटिटीज हैं जिसको हम क्या करते हैं, दूसरी क्वांटिटी की फॉर्म में ड्राइव कर सकते हैं। जैसे वेलोसिटी, तो v हमारे पास किसके इक्वल होता है, v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अगर आप क्या करते हैं, यानी यहाँ वेलोसिटी को अगर हम देखें तो इसको हम क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं किसकी फॉर्म में, डिस्प्लेसमेंट और टाइम, यानी मीटर पर सेकंड की फॉर्म में। तो ये किसके ऊपर बेस कर रही है, दैट डिपेंड ऑन बेस क्वांटिटीज। तो वो क्वांटिटी जो बेस के ऊपर डिपेंड करती हैं, या वो क्वांटिटी जिनको हम बेस की फॉर्म में ड्राइव कर सकते हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं, ड्राइव क्वांटिटी। इसी तरह अगर हम एक्सेलरेशन देखें तो एक्सेलरेशन क्या होता है, a इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको हमने क्या किया है, इसको हमने एक्सप्लेन किया है इन टर्म्स ऑफ लेंथ एंड टाइम। तो ये किसकी फॉर्म में है, बेस। इसी तरह अगर हम फोर्स लेते हैं तो फोर्स है हमारे पास F इज इक्वल टू ma। तो एक्सेलरेशन जो मैस है इन टर्म्स ऑफ मैस, और सेकंड एक्सेलरेशन है, तो इसमें क्या आ जाएगा, लेंथ इनटू टाइम्स। तो ये हमारे पास आ जाएंगे ड्राइव क्वांटिटी। तो इसके रेलेवेंट भी एमसीक्यू आ सकता है। क्वांटिटीज के नाम गिवन होंगे और पूछ लिया जाएगा कि बताएं इनमें से बेस कौन सी है या इनमें से ड्राइव क्वांटिटी कौन सी है। उसके बाद नेक्स्ट है, इसमें इस जो एमसीक्यू की मदद से भी हम क्या करेंगे, जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करेंगे। इन्वॉल्व्स इन मेजरमेंट्स ऑफ द बेस क्वांटिटीज, कहते हैं कि आपने बताने हैं कि कौन से स्टेप्स हैं जो बेस क्वांटिटी को मेजर करने में इन्वॉल्व होते हैं। तो वो हमारे पास क्या है, फर्स्ट चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड, कि हमने किसको स्टैंडर्ड रखा है। उसके बाद नेक्स्ट है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंपेयरिंग प्रोसीजर फॉर मेजरिंग क्वांटिटी, नंबर्स एंड यूनिट। तो हमने एक जो स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश किया है, जो मेजरिंग क्वांटिटी है उसका नंबर फाइंड करने के लिए और यूनिट फाइंड करने के लिए। उसके बाद है बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीस। तो जो हमारे पास स्टेप इन्वॉल्व थे बेस क्वांटिटी को मेजर करने के, वो 2 थे, एक चॉइस ऑफ सिस्टम था, सेकंड क्या था, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रोसीजर। ये आ जाएगा बोथ ए एंड बी। अब यहाँ से एक और तरह से भी एमसीक्यू बन के आ सकते हैं, पूछा जा सकता है हाउ मेनी नंबर्स ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व्स इन द मेजरमेंट्स ऑफ बेस क्वांटिटी। तो ये कितने आ जाएंगे, 2। तो यानी यहाँ पे हमारे पास अब कहा जाता है हाउ मेनी स्टेप्स इन्वॉल्व्स, तो वो हमारे पास कितने होंगे, 2 आ जाएंगे। तो ये भी हमारे पास एक एमसीक्यू बन सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल स्टैंडर्ड। तो आइडियल स्टैंडर्ड की प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो ये एमसीक्यू आ सकते हैं। फर्स्ट क्या है, असेसिबल हो। असेसिबल से मुराद लेते हैं, यानी हमने क्या किया है कि ऐसा आइडियल स्टैंडर्ड बढ़ाया है जो हर एक तक अप्रोच कर सकता हो।
यानी सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक कंट्री तक फिक्स रहे, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड उसकी अप्रोच हो, तो असेसिबल हो, इनवेरिएबल हो। तो हमने जो स्टैंडर्ड बनाना है वो ऐसा होना चाहिए जो फिक्स रहे। ऐसा ना हो कि उसकी एक कंट्री में वैल्यू की मेजरमेंट कुछ और हो, लेकिन जो ही हम दूसरे कंट्री में मूव करें तो उसकी जो मेजरमेंट में क्या आ जाए, चेंजेस आ जाए। तो ये दोनों जो कंडीशंस हैं ये हमारे पास किसकी हैं, जो आइडियल स्टैंडर्ड है उसकी दोनों कंडीशन है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, बोथ ए एंड बी। यानी ये जो इंटरनेशनल कमेटी है ये एग्रीड हुई थी किसके लिए, एक सेट ऑफ डेफिनेशन और स्टैंडर्ड के लिए, टू डिस्क्राइब फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए। कब, 1960 में, 1950 में, 1955 में, 1970 में। तो क्योंकि ये जो कमेटी है वो 1960 में हुई थी, लिहाजा हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 1916 आ जाएगा। नेक्स्ट है, इसी से हम क्या कर सकते हैं और एमसीक्यू भी बन सकते हैं। वो क्या है कि इन 1916 में क्या हुआ, जो इंटरनेशनल कमेटी है वो एग्रीड होती है फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए किन दो पैरामीटर को सामने रखते हुए। तो वो था, एक था सेट ऑफ डेफिनेशन और सेकंड क्या था, स्टैंडर्ड। तो ये दो चीजें भी पूछी जा सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एक और एमसीक्यू, बहुत अहम एमसीक्यू है, ये स्टूडेंट करते गए, बहुत इजी भी है, लेकिन बहुत जल्दी इसको टिक करने की वजह से बात गलती कर देते हैं। अब इसमें जो गलती क्या होती है, यानी एमसीक्यू क्या है, इन सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट द नंबर्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज आर, यानी जो हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है उसमें जो नंबर्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो कितनी है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, मोस्टली जल्दी से टिक करते हैं और ये जो 7 है इसको कर देते हैं, लेकिन ये जो 7 है इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है, हालांकि अपनी तरफ से सही कह रहे थे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, उसको हम हल करते हैं, तो ये सही नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं फिजिकल क्वांटिटी इन सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। तो फिजिकल क्वांटिटी इंटरनेशनल ऑफ यूनिट में कितनी काइंड्स की हैं, ये हमारे पास 3 काइंड्स है, ये भी एमसीक्यू बन सकते हैं। काइंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, तो वो कितनी होंगी, 3 आ जाएंगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है। उसके बाद है कौन कौन सी हैं, यानी इस तरह से भी एमसीक्यू आ सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी इन सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स आर सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, ड्राइव क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी, एंड पे क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। उसके बाद नेक्स्ट है टाइप हमारे पास बेस क्वांटिटीज, ड्राइव क्वांटिटीज, और थर्ड कौन सी है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। अब इनकी जो नंबर्स हैं वो कितने हैं, जो क्वांटिटीज हैं वो कितनी है, जो बेस क्वांटिटीज हैं ये हमारे पास 7 है। उसके बाद नेक्स्ट है जो बेस क्वांटिटीज हैं ये है कौन कौन सी। फर्स्ट है हमारे पास लेंथ, इसका जो यूनिट है मीटर है और इसकी सिंबॉलिक फॉर्म जो है वो एम है। सेकंड मैस, यूनिट एसआई किलोग्राम, सिंबॉलिक है केजी। टाइम सेकंड, एस इसकी सिंबॉलिक फॉर्म आ जाएगी। इसी तरह इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर ए, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर केल्विन के। उसके बाद है इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैंडेला सीडी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल एमओएल। अब अगर इसमें आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, यानी ये भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए और ये एक के लिए हम दो यूज कर रहे हैं, एक हम केजी यूज कर रहे हैं और दूसरा हम यूज क्या कर रहे हैं, मोल। अब ये दो क्यों यूज की जाती हैं, जब स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मैटर हमें रिक्वायर्ड होती है तो उस समय हम क्या यूज करेंगे, केजी। लेकिन जब हमें स्पेसिफिक नंबर्स ऑफ एटम या मॉलिक्यूल्स की जरूरत होगी तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मोल यूज करते हैं। तो ये भी बहुत अहम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये थी हमारे पास बेस, यानी इस तरह से अगर एमसीक्यू बन के आए, इन सिस्टम ऑफ एंड इन एसआई यूनिट द टोटल नंबर ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटीज, तो तब ये बात सही होगी, अदरवाइज ये सही, यानी यहां पे अगर क्या लिखा जाता है, बेस आ जाए 7 तो फिर 7 आएंगी। लेकिन अगर ये इसी एमसीक्यू को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है, इन एसआई यूनिट द टोटल नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, तो फिर हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब सप्लीमेंट्री हमारे पास 2 है, एक हमारे पास प्लेन एंगल है और दूसरा क्या है, सॉलिड एंगल है।
उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं जो हमारे पास हैं ड्राइव क्वांटिटीज। तो जो ड्राइव क्वांटिटीज हैं ये बहुत लार्ज नंबर्स में हैं, यानी ये हमने क्या किया हुआ है, बेस क्वांटिटीज इसको बनाया होता है, तो ये क्या आ जाएंगे, वेरी लार्ज। अब नेक्स्ट हम इनकी क्या करते हैं, एग्जांपल लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास फोर्स। तो फोर्स का जो यूनिट होता है ये न्यूटन है, इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, एन। और इन टर्म्स ऑफ अगर हम बेस लिखते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये कैसे इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट कैसे आएगी, यानी फोर्स है तो फोर्स का हमारे पास फार्मूला होता है F इज इक्वल टू ma। तो अगर मास को हम क्या करते हैं इन टर्म्स ऑफ बेस लेकर आते हैं तो ये केजी आ जाएगा। और जो एक्सेलरेशन होता है ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड। उसके बाद नेक्स्ट है वर्क। तो वर्क का हमारे पास यूनिट होता है जूल, जे इसकी सिंबल आ जाएगी, और ये किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। यानी ये हमारे पास फोर्स की सेम रहेगी और साथ हम डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास वर्क आ जाएगा। उसके बाद है पावर। जो पावर का यूनिट है ये हमारे पास वाट है, इसको हम डब्ल्यू से उधार करते हैं, जूल सेकंड। इन टर्म्स आप अगर हम बेस लेकर आएंगे तो ये आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। इसी तरह हमारे पास प्रेशर पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम आ जाएगा सी। और ये अगर इन टर्म्स ऑफ हम क्या करते हैं इसको लेकर आते हैं बेस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्पेयर सेकंड। अब यहाँ पे बात का स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि वो जो चार्ज होते हैं इसको भी बेसिक क्वांटिटी समझ रहे होते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। इसको हम क्या करेंगे, करंट और टाइम की फॉर्म में लेकर आएंगे, तो ये हमारे पास बेसिक होगी जो ड्राइव क्वांटिटीज आ जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो हमारे पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज जो है वो दो है, इसकी जो नंबर्स होगा वो क्या होगा, 2 आ जाएगा। अब कौन कौन सी हैं, एक है इसमें हमारे पास प्लेन एंगल और सेकंड है हमारे पास सॉलिड एंगल। जो प्लेन एंगल है इसका यूनिट होता है रेडियन और सॉलिड एंगल का जो यूनिट होता है वो क्या है, स्टीरेडियन। तो इसकी जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो हमारे पास क्या होगी, RAD, और इसकी क्या आ जाएगी, SR। अब यहां से अगर हम देखें टोटल जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये हमारे पास 2 आ गई, ये बहुत ज्यादा लार्ज है, ये 7 है। तो अब दोबारा हम अपने MCQ की तरफ चलते हैं। क्या था, इन SI द टोटल नंबर्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये ऑप्शन भी 2 वाला सही नहीं है, 3 भी। तो हमारे पास फिर करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा, इनफिनिट। क्यों, कि ये बहुत लार्ज है, ये 7 है, ये 2 है, तो उसकी वजह से जो अमाउंट बनेगी बहुत ज्यादा लार्ज है, ये इनफिनिट होगी। नेक्स्ट है, अब इसी के रेलेवेंट हमने डिस्कस किया, इसी के रेलेवेंट एक और MCQ डिस्कस करते हैं। ये भी है इंतहा इजी, लेकिन क्या होता है कि स्टूडेंट बाज़ औक़ात इसमें छोटी सी कंफ्यूजन की वजह से इसको गलत कर देते हैं। तो क्या है, MCQ है हमारे पास, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आर। इंतहा इजी है कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कौन सी हैं, तो इसमें लिखा हुआ है रेडियन, स्टीरेडियन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। अब मोस्टली देखा गया है कि जब ये MCQ आता है पेपर में तो जो रेडियन और जो सी वाला ऑप्शन है ये स्टूडेंट ने सही किया होता है, हालांकि ये वाला ऑप्शन टोटली रॉन्ग है, करेक्ट नहीं है। क्यों, अब अगर क्वेश्चन की तरफ देखें तो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन में सप्लीमेंट्री यूनिट नहीं पूछा हुआ। अगर तो ये लिखा होता सप्लीमेंट्री यूनिट्स आर तो फिर ये बात सही होनी थी, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें पूछा गया है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो हमारे पास सप्लीमेंट्री 2 क्वांटिटीज हैं, एक प्लेन एंगल है और दूसरा क्या है, सॉलिड एंगल। तो अगर ये होता कि ए में ऑप्शन हमारे पास प्लेन एंगल होता और बी में हमारे पास सॉलिड एंगल होता तो फिर ये ऑप्शन सही होना था, लिहाजा हमारे पास ये ऑप्शन क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या आ जाएगा, नन ऑफ दिस। तो रेडियन जो है ये यूनिट है प्लेन एंगल का, तो क्योंकि ये प्लेन एंगल का यूनिट है लिहाजा ये 2 डायमेंशनल एंगल होगा। नेक्स्ट है, रेडियन को हम डिफाइन कैसे करते हैं, तो हमारे पास एक ऐसी आर्क जिसकी लेंथ रेडियस की इक्वल होगी, वो जो सेंटर पे एंगल बनाती है उसको हम नाम देते हैं रेडियन। तो रेडियन को फाइंड करने के लिए हम रिलेशन यूज करते हैं, थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर इनटू रेडियन। तो ये जो एस है यहाँ पे हमारे पास आर्क लेंथ की इक्वल होगी। अब फर्स्ट हम कंडीशन रखते हैं कि व्हेन आर्क इज इक्वल टू रेडियस, यानी ये जो हमारे पास आर्क है ये रेडियस की इक्वल हो। तो जब ये रेडियस की इक्वल होगी, एस की जगह पे हम क्या रख देंगे, आर। तो ये
जो आर है आर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो एंगल होगा वो 1 रेडियन आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है एमडी कैट के लिए। अब इसमें क्या है, द वैल्यू ऑफ प्लेन एंगल फॉर कंप्लीट रोटेशन, यानी इसमें हमने कंप्लीट रोटेशन के लिए जो वैल्यू है प्लेन एंगल की वो फाइंड करनी है। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो जब कंप्लीट रोटेशन होगा, यानी हमारे पास ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट यहाँ से शुरू होता है, यानी इस पोजीशन से ऑब्जेक्ट ने अपनी मोशन को शुरू किया, एक पूरा सर्कल कंप्लीट करता है, दोबारा यहाँ आ जाता है। तो एक कंप्लीट रोटेशन में जो आर्क हमारे पास आएगी वो होगी s इज इक्वल टू 2 पाई आर की इक्वल होगी, दैट इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। तो अगर इसमें हम क्या करते हैं, आर की जगह पे 2 पाई आर रखें, तो ये हमारे पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 2 पाई आर ओवर आर। तो ये आर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो जो थीटा की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, तो वो आ जाएगा ए या अल्फा 2 पाई रेडियन। उसके बाद नेक्स्ट है, इसी को डिफरेंट एंगल से पूछा जा सकता है। ये हमने फाइंड किया था कंप्लीट रोटेशन के लिए। अगर हाफ रोटेशन के लिए पूछ लिया जाए तो हाफ रोटेशन में जो आर की वैल्यू होगी वो हमारे पास पाई आर आ जाएगी, उसकी वजह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर टाइम पीरियड के लिहाज से पूछ लिया जाए, यानी फर्ज करें ये कहा जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ प्लेन एंगल, किसके लिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ प्लेन एंगल फॉर, अगर हमारे पास t जो है दैट इज इक्वल टू t/2 के इक्वल हो, तो जब t जो है वो t/2 होगा तो इट्स मीन कि इस में जो बात कर रहा है ये हाफ रोटेशन की है। तो हाफ रोटेशन में हमारे पास जो डिस्टेंस होगा s होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो पाई आर के इक्वल आ जाएगा। ऐसा उसकी वजह से हम क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो अगर कंप्लीट टाइम पीरियड की बात करते हैं तो सेम यही सूरत हाल बन जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है, सेकंड है स्टीरेडियन। तो जो स्टीरेडियन है ये हमारे पास सॉलिड एंगल का यूनिट है, वो प्लेन में था, ये स्पेस में है या 3 डायमेंशनल है। अब जो अगर हमें स्टीरेडियन फाइंड करना है तो उसके लिए फार्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू एरिया ओवर आर स्क्वायर, ये स्टीरेडियन में आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हमारे पास जो सरफेस एरिया है ये आर स्क्वायर के इक्वल हो, यानी स्क्वायर ऑफ रेडियस के इक्वल हो, तो उस में जो एंगल बन रहा होता है सेंटर पे उसको नाम देते हैं स्टीरेडियन। तो नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं, तो आर की जगह पे अगर व्हेन एरिया ऑफ सरफेस इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो हम क्या कर देंगे, इस एरिया की जगह पे आर रख देंगे। तो जब हम रख देंगे तो ये जो आर है आर स्क्वायर के साथ कट जाएगा, तो हमारे पास एंगल किसके इक्वल आ जाएगा, 1 स्टीरेडियन। उसके बाद नेक्स्ट, अब जो हम एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं ये भी बहुत अहम है। तो इसमें क्या है, कहता है द वैल्यू ऑफ द सॉलिड एंगल फॉर कंप्लीट स्फीयर एट द सेंटर, यानी अगर हमारे पास ये कंप्लीट स्फीयर जो है सेंटर पे एंगल जो बनाता है वो किसके इक्वल होगा। तो अगर कंप्लीट स्फीयर में हम लेते हैं तो उसमें हमारे पास जो एरिया आएगा, कंप्लीट स्फीयर का जो एरिया होता है दैट इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो अगर इसको हम फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे, तो ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 4 पाई स्टीरेडियन। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा वो बीटा होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर हम क्या करना चाहते हैं कि एंगल के दरमियान, यानी अगर हमारे पास रेडियन एंगल है, ये हमने रेडियन में फाइंड किया है, अगर रेडियन और डिग्री में हम रिलेशन डेवलप करना चाहते हैं तो वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा। तो ये हमने यहाँ पे फाइंड किया था, कंप्लीट रोटेशन के लिए जो एंगल रेडियन में था, फॉर कंप्लीट रोटेशन में वो था 2 पाई रेडियन। अगर इसको हम डिग्री में फाइंड करते हैं तो डिग्री में किसके इक्वल आ जाएगा, कंप्लीट रोटेशन के लिए जो डिग्री होता है वो 360 डिग्री होता है। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहां से हम 1 रेडियन को फाइंड कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1 रेडियन, इसको हम डिवाइड करेंगे 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई, तो ये आ जाएगा 57.3 डिग्री। अब यहां से अगर हम 1 डिग्री फाइंड करना चाहें
कि 1 डिग्री में कितने रेडियन होंगे वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो 1 ये आ जाएगा हमारे पास 1/57.3 डिग्री। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0174 रेडियन। यानी 1 डिग्री में हमारे पास जो रेडियन होंगे वो कितने आ जाएंगे, ये हमारे पास आ जाएंगे 0.0174। उसके बाद नेक्स्ट है कि जो डिग्री है इसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। जो हमारे पास 1 डिग्री होती है, 1 डिग्री के अंदर हमारे पास 60 मिनट होते हैं। अगर हम चाहें इसको मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर हम 1 मिनट की बात करें, यानी हमारे पास 1 मिनट है, तो 1 मिनट के अंदर हमारे पास 60 सेकंड होंगे। यानी हम जो डिफरेंट एंगल में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, तो ये थे हमारे पास रेडियन और स्टेरेडियन। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, जो हमारे पास डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसको गॉसियन सिस्टम का नाम भी देते हैं। तो इसमें जो लेंथ हम मेजर करते हैं वो सेंटीमीटर में होगी, और जो मैस है वो ग्राम में होगी, और जो टाइम है वो हमारे पास सेकंड बुक में आ जाएगा। और सेकंड जो सिस्टम है ये है हमारे पास FPS, यानी इसमें हम जो लेंथ है उसको मेजर करते हैं फुट में, और जो हमारे पास मैस है इसको हम मेजर करते हैं पाउंड में, और जो टाइम है इसको मेजर किया जाता है सेकंड में। और ये है हमारे पास ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट है MKS, इसको हम सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट का नाम भी देते हैं। इसमें जो लेंथ है उसको मेजर किया जाता है मीटर में, जो मैस है उसको मेजर करते हैं किलोग्राम में, और जो टाइम है उसको हम मेजर करते हैं सेकंड में। नेक्स्ट है कि अगर हम क्या करना चाहते हैं, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में किसी यूनिट को कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वो हम कैसे करेंगे। क्योंकि मोस्टली ऐसे MCQ आ जाते हैं कि एक में वैल्यू गिवन होगी एक सिस्टम में, हमने उसको दूसरे में कन्वर्ट करना होगा। तो अगर हमें इनके दरमियान रिलेशन का आइडिया होगा तो हम बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो नंबर्स ऑफ क्वेश्चन जो है इसके रेलेवेंट आ सकते हैं। तो फर्स्ट है 1 kg। तो अगर हम 1 kg की बात करें तो इसमें कितने ग्राम होंगे, 1000 ग्राम। अब अगर हम इसका ताल्लुक डेवलप करते हैं पाउंड के साथ, तो 1 kg के अंदर 2.20 पाउंड होंगे। अब अगर हम 1 पाउंड फाइंड करना चाहते हैं तो ये 2.20 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हमारे पास जो 1 पाउंड होगा दैट इज इक्वल टू आ जाएगा 0.454 kg। अब हम क्या करना चाहते हैं, अगर हम पाउंड को कन्वर्ट करना चाहते हैं केजी में, तो यहाँ पे हमारे पास जो केजी था वो किसके इक्वल था, 1000 ग्राम। तो यहाँ पे हम के की जगह पे 1000 रख देंगे, तो इसको हल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 पाउंड इज इक्वल टू 454 ग्राम। उसके बाद नेक्स्ट है जो हमारे पास FPS सिस्टम था, इसमें एक तो हम मैस के लिए पाउंड यूज करते हैं, ये ब्रिटिश के लिए था, और उसी लम्हे अमेरिका में मैस के लिए स्लग यूज किया जाता था। और जो 1 स्लग है ये किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू 32.2 पाउंड्स। और अगर हम स्लग को केजी में या मैस को किलोग्राम MKS में लेकर आते हैं तो 1 जो स्लग होगा दैट इज इक्वल टू 14.5 kg। उसके बाद नेक्स्ट है जो लेंथ है इसकी जो आपस में इंटर कन्वर्जन है उसका क्या लिंक है, तो जो 1 मीटर होता है दैट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये हमारे पास दोनों का लिंक आ गया। उसके बाद है हमारे पास जो FPS का और जो MKS है, तो इसमें आ जाएगा 1 मीटर जो होता है दैट इज इक्वल टू 3.28 फीट। अगर यहाँ से हम 1 जो फुट है उसको फाइंड करना चाहें तो क्या होगा, ये जो फैक्टर इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा, तो 1 फुट जो होगा वो आ जाएगा 0.3048 मीटर। ये हमारे पास था मीटर में। अगर इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्योंकि 1 मीटर किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर की जगह पे हम 100 रख देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 13.48 सेंटीमीटर। उसके बाद ये बहुत आम है, कॉमन है कि एक जो फुट होता है उसके अंदर कितने इंचेस होते हैं, 12 इंचेस होते हैं। तो 1 इंच के अंदर हमारे पास कितने सेंटीमीटर होंगे, दैट इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है लास्ट में 1 यार्ड, तो इसमें 3 फुट होंगे। और यहाँ से अगर आप 1 फुट फाइंड करना चाहें तो क्या होगा, इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास 1 फुट आ जाएगा 1/3 यार्ड्स। तो ये थी हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है कि हमारे पास जो कोई भी गिवन नंबर होगा उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे या पावर ऑफ 10 की फॉर्म में लिखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि MCQ डिस्कस करते हैं। हमारे पास ये एक नंबर है
इस नंबर की वैल्यू जो है 134.7। तो इसको हमें क्या करना है कि इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है या साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो डेसिमल है उसको हम मूव करेंगे। डेसिमल को हमने ऐसे रखना है कि किसी जो डिजिट है उसके बाएं तरफ एक नॉन जीरो डिजिट रह जाए, यानी ये डेसिमल है, इसको हम दाएं तरफ से मूव करेंगे और यहां पर लेकर आएंगे कि हमारे पास बाएं तरफ नॉन जीरो 1 डिजिट रह जाए। अब जितने डिजिट हम मूव करेंगे उतनी हमने 10 की पावर ले लेनी है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, तो ये आ जाएगा, अगर इसको हम लिखते हैं तो ये आ जाएगा 1.347 इंटू 10। अब 10 की पावर क्या होगी ये हमने आइडेंटिफाई करना है। अगर हम क्या कह रहे हैं, हम दाएं साइड से बाएं साइड पर अगर मूव कर रहे हैं, जो 10 की पावर होगी वो पॉजिटिव आएगी और इसकी वैल्यू बिल्कुल उतनी होगी जितने डिजिट हम मूव करेंगे। तो यहाँ पे हम कितने डिजिट मूव कर रहे हैं, 1 2, तो क्योंकि 2 डिजिट मूव किया है तो ये हमारे पास 10 की पावर 2 आ जाएगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो हमारे पास ये आ जाएगा। अब हम चेक करते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन ए के है 13, तो इसके बाएं तरफ हमारे पास कितने डिजिट हैं, डेसिमल के 2, तो लिहाजा ये ऑप्शन सही नहीं है। उसके बाद इसमें अगर हम देखें तो इसमें डेसिमल के बाद जो है हमारे पास 0 आ रहा है, लेकिन वो नॉन जीरो होना चाहिए, तो लिहाजा हमारे पास ये ऑप्शन भी सही नहीं है। अब अगर ये देखें तो इसमें डेसिमल के बाद हमारे पास नॉन डिजिट 1 है, 2 डिजिट मूव करके आ रहे हैं, तो 10 की पावर क्या है, यहाँ पॉजिटिव 2 है, लेकिन क्योंकि ये 10 की पावर -2 है लिहाजा पॉजिटिव 2 होनी चाहिए। क्यों, हम राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं, तो जब हम राइट टू लेफ्ट मूव करें तो हमारे पास जो साइन है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो लिहाजा ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा। इसमें अगर देखें तो हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव है और करेक्ट फॉर्म है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है कन्वेंशन फॉर इंडिकेटिंग यूनिट, यानी हम यूनिट को इंडिकेट करते वक्त जो कन्वेंशन हैं वो क्या है। तो इसके लिए भी हमने क्या किया हुआ है, एक एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं, उससे हमारे पास जो रूल्स हैं इसके वो क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें क्या है, विच इज द करेक्ट अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन फॉर इंडिकेटिंग यूनिट। तो इसमें जो यूनिट को इंडिकेट करने के लिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है उसको हमने आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट है 1 मिलीमीटर। तो इसमें जो मिली है ये हमारे पास प्रीफिक्सेस है, तो जब भी हमें प्रीफिक्सेस लिखने हैं तो फिर स्पेस नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्पेस है, यानी इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आ जाएगा 1 मिलीमीटर। तो ये हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट है न्यूटन मीटर। अब इसमें क्या है, जो बेस यूनिट का कॉम्बिनेशन है, तो जब बेस यूनिट का कॉम्बिनेशन होगा फिर 2 यूनिट के दरमियान स्पेस आएगी, तो ये हमारे पास जो इसका करेक्ट ऑप्शन बनना चाहिए वो न्यूटन मीटर ऐसे लिखा जाना चाहिए, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है न्यूटन। तो न्यूटन की अगर हम जो इंडिकेशन है वो देखते हैं, तो न्यूटन हमने क्या किया हुआ है, जो हमारे पास यूनिट्स हैं उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो फुल नेम है, तो किसी भी यूनिट को जब हम कंप्लीटली रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो किसी साइंटिस्ट के नाम पर भी हो, तो जब वो उसका स्टार्ट होगा वो स्मॉल लेटर से शुरू होगा। तो अगर हम इसको लिखें तो ये भी हमारे पास सही नहीं है, और इसको हम करेक्ट फॉर्म में लिखते हैं तो वो हमारे पास आ जाएगा न्यूटन। उसके बाद नेक्स्ट है 1 माइक्रोफैराड। तो ये कंपाउंड प्रीफिक्सेस यूज किए गए हैं, तो कंपाउंड प्रीफिक्सेस हम यूज नहीं कर सकते, इसको हम 1 पिकोफैराड की फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हमारे पास इसका सही ऑप्शन होगा। उसके बाद नेक्स्ट है नन ऑफ दीज। तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन था क्योंकि इसमें कोई भी सही नहीं है। तो इसका असल पर्पस यही था कि इस एमसीक्यू की मदद से हम क्या कर सकें, जो हम कन्वेंशन यूज करते हैं यूनिट को इंडिकेट करने के लिए उसको हम समझ सकें। उसके बाद नेक्स्ट है सम प्रीफिक्सेस फॉर पावर ऑफ 10। जो पावर ऑफ 10 के लिए हम प्रीफिक्सेस यूज करते हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है 10 टू रेज़ पावर -18, तो इसको हम ऑटो कहते हैं और इसकी जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगी वो स्मॉल a है। उसके बाद है 10 टू रेज़ पावर -15 फेम्टो, स्मॉल f से रिप्रेजेंट करेंगे। 10 टू रेज़ पावर -12 पिको, स्मॉल p आ जाएगा। 10 टू रेज़ पावर -9 नैनो, स्मॉल n आ जाएगा। 10 टू रेज़ पावर -6 माइक्रो, म्यू से ज़ाहिर किया जाता है। उसके बाद है मिली, तो 10 की पावर -3 मिली, स्मॉल m। सेंटी 10 टू रेज़ पावर -2 स्मॉल c। उसके बाद है डेसी 10 टू रेज़ पावर -1, तो इसकी सिंबल क्या होगी d। नेक्स्ट है डेका। अब पॉजिटिव वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है,
तो डेका हमारे पास, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी ए से, ताकि दोनों को डिफरेंशिएट किया जा सके। उसके बाद अगर हम देखें हमारे पास किलो 10 to raise to power 3, तो स्मॉल के से ज़ाहिर किया होगा 10 to raise to power 6 मेगा, तो मेगा को हम कैपिटल एम से ज़ाहिर करते हैं। उसके बाद है गीगा, तो गीगा को ज़ाहिर किया जाता है 10 to raise to power 9 है कैपिटल जी के साथ, तो टेरा आ जाएगा टी, 10 to raise to power 12 कैपिटल टी आएगा। उसके बाद है पीटा, तो 10 to raise to power 15 कैपिटल पी। ये देखें ये भी हमारे पास पी है और ये भी क्या है पी। पीको के लिए जो पी यूज करेंगे वो स्मॉल होगा और पीटा के लिए जो 15 है उसके लिए कैपिटल टी आ जाएगा। एक्सा 10 to raise to power 18 और ये हमारे पास कैपिटल ई होगा। अब नेक्स्ट है, इससे जो एमसीक्यू है वो कैसे आ सकते हैं, ये पूछा जा सकता है 1 नैनोमीटर किसके इक्वल है, या 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 10 to raise to power -9 मीटर। या ये पूछ लिया जाता है कि 1 गीगा इज इक्वल टू, तो ये 1 गीगा किसके इक्वल होगा, तो वो 10 to raise to power +9 आ जाएगा। तो इस तरह से इसके रेलेवेंट जो है वो एमसीक्यू बन सकते हैं। सेकंड, सिंबल ऑफ प्रीफिक्सेस, तो कोई भी प्रीफिक्सेस गिवन हो, फर्ज करें हमारे पास ये है 10 to raise to power -2, तो कहा जाता है कि इसकी सिंबल को इंडिकेट करें, तो ये स्मॉल सी आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास 10 to raise to power 6 है, तो इसकी जो सिंबल होगी कैपिटल एम मेगा आ जाएगा। यानी इस तरह से कोई भी एक फैक्टर गिवन होगा और उसकी जो सिंबॉलिक फॉर्म है उसके बारे में पूछा जा सकता है कि इसकी सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगी। उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड, एक और तरह से एमसीक्यू बन सकते हैं, रेशियो ऑफ 2 प्रीफिक्सेस, कोई से 2 प्रीफिक्सेस की रेशियो फाइंड की जा सकती है। जैसे ये कहा जाए कि फाइंड द रेशियो ऑफ नैनोमीटर टू हेक्सामीटर, या ये भी आ सकते हैं हमारे ऑटोमीटर टू नैनोमीटर, तो कोई से 2 प्रीफिक्सेस की रेशियो भी पूछी जा सकती है सेम क्वांटिटीज के लिहाज से। उसके बाद नेक्स्ट है, ये भी बहुत अहम है कि एक ऑर्डर, इनकी जो क्वांटिटीज हैं इनकी अरेंजमेंट एक ऑर्डर के लिहाज से पूछी जाए, यानी किस तरह से ये जो प्रीफिक्सेस हैं ये बढ़ रहे हैं या किस तरह से इनकी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। यानी फर्ज करें हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास 3 प्रीफिक्सेस गिवन है, एक ये वैल्यू गिवन है, एक ये वैल्यू गिवन है और एक ये है। अब ये कहा जाता है अरेंज प्रीफिक्सेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 10 to raise to power 9, फिर 10 to raise to power 15, फिर 10 to raise to power 18। अगर इसी को कहा जाए कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें तो 10 to raise to power या एक्सा, फिर बीटा, फिर क्या आ जाएगा टेरा। तो इस तरह से हमारे